हेलो स्टूडेंट्स, कोशिका संरचना अपन ने कंप्लीट की थी कल। कोशिका में अपन ने पादप और जंतु कोशिका दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ा और दोनों का अपन ने ये भी देखा कि पादप और जंतु कोशिका में क्या क्या संरचनात्मक भिन्नता होती है। और कोशिका संगठन में अपन ने पूरा पहले कोशिका आवरण, जिसमें दोनों लिए अपन ने प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति, इनकी संरचना के मॉडल भी लिए प्लाज्मा झिल्ली के। उसके बाद में जीव द्रव्य, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य में अपन ने सारे कोशिकांग, उसके अलावा निर्जीव घटक जो पाया जाता है वो, और फिर केंद्रक को कल अपन ने डिस्कस किया। केंद्रक में जो मौजूद है आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए, गुणसूत्र जो उसमें पाए जा रहे हैं, गुणसूत्र की संरचना को देखा। और गुणसूत्र की संरचना के बाद में गुणसूत्र के आकार के आधार पर अलग अलग प्रकार बताए। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर 4 नाम लिए थे: मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक। उसके बाद में जो अपन ने पूरा जो ये संरचनात्मक अध्ययन किया, अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, वो है कोशिका। अपन ने संगठन के आधार पे शुरू में 2 प्रकार से बताई थी। एक बताई थी प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक बताई थी यूकैरियोटिक कोशिका। अब अपन ने यूकैरियोटिक कोशिका का पूरा अध्ययन किया है, उसी के साथ साथ में प्रोकैरियोटिक वाला जुड़ जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मेन जो डिफरेंस आता है वो अपन बता रहे हैं। तो संगठन के आधार पर कोशिका प्रकार, संगठन के आधार पर कोशिका प्रकार। और इसमें एक तो नाम आता है प्रोकैरियोटिक और एक नाम आता है यूकैरियोटिक। एक तो नाम आता है प्रोकैरियोटिक और एक नाम आता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसको बोला जाता है असीम केंद्री, और यूकैरियोटिक जिसको बोला जाता है ससीम केंद्री। ससीम केंद्री, इनमें ये जो नाम था उसके आधार पे अपन ने बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है ना, इसका संगठन अपन ने पढ़ा यूकैरियोटिक का। इसको बता रहा हूं मैं एक बार। इसमें अपन ने बताई कि दोहरी प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, और जो इस कोशिका का केंद्रक है उसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली का संगठन अपन ने बताया समान रूप से होता है, रासायनिक संगठन अगर बात करें तो। और केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भरा हुआ है वो है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में जो भरा हुआ है वो है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और इन सब की चर्चा अपन ने कर ली है। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से नाम क्या दिया जाता है भाई? जीव द्रव्य। इनको दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं जीव द्रव्य। कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव्य को पृथक कर रही है केंद्रक झिल्ली जो पाई जा रही है, डबल मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को सेपरेट करती है। वो तो है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक है ससीम, यानी जिसके चारों ओर सीमा पाई जा रही है, झिल्ली पाई जा रही है। ये मेन डिफरेंस था जिसके आधार पे नाम दिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली ये बनने बताई, कोशिका झिल्ली मौजूद है, जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। तो जो केंद्रक द्रव्य है ना, ये क्या हो गया अभी? केंद्रक द्रव्य। और ये जो सारा अपन बताते हैं वो क्या बताते हैं? कोशिका द्रव्य। ये अपन बताते हैं कोशिका द्रव्य। इसमें केंद्रक के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो बताओ केंद्रक द्रव्य किसके अंदर मौजूद है? कोशिका द्रव्य में मौजूद है, लेकिन ये सघन होने की वजह से अलग पहचान में आता है। तो वो है असीम केंद्री, बिना सीमा वाला केंद्रक, जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती।
तो ये मेन जो इनका नाम के आधार पर अपन ने बताया जो डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का। अब ये तो जो मैंने डिस्कस करके बता दिया था, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य सेपरेट नहीं होते। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को सेपरेट करती है। ये इनके नाम के आधार पर जो स्थिति आ जाती है। अब इन दोनों सेल में अगर अपन देखें तो अगर पॉइंट नोट करें तो अपन यहां तो क्या बताएंगे भी कि इस कोशिका में केंद्रक झिल्ली बताएंगे अब्सेंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अब्सेंट, और इसमें केंद्रक झिल्ली बताएंगे अपन प्रेजेंट। कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य यूकैरियोटिक कोशिका में सेपरेट रहते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो बता रहा हूं मैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है ना, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं वो अब्सेंट हैं। कौन सी कोशिका में भाई? प्रोकैरियोटिक में। जबकि यहां पर क्या बताएंगे भाई? प्रेजेंट। अब बताओ झिल्ली युक्त कोशिकांग में, झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करें तो दो कोशिकांग छोड़ दो, बाकी सारे झिल्ली युक्त ही तो बताए थे अपन ने। राइबोसोम, सेंट्रोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग बताए थे, बाकी सब अपन ने झिल्ली युक्त कोशिकांग बताए। तो इसका मतलब अंतःपर्दवी जालिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग में कौन कौन आ गया? अंतःपर्दवी जालिका, इसके बाद में अंतःपर्दवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, रिक्तिका, लवक, ये सब इसमें प्रेजेंट है, और ये सब के सब इसमें क्या है भाई? अब्सेंट है। ओ सॉरी, इसमें तो ये सारे क्या है भाई? अब्सेंट है, और इन सब में क्या है? ये प्रेजेंट है। इसमें ये पाए जा रहे हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो एक तरह से देखा जाए तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो सारे निकल गए। अब बताओ क्या बचा अपने पास में? इसके बाद में जो बचा राइबोसोम। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम बताया जाता है वो अपन ने कल डिस्कस किया था 70S, और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पूछेगा तो मैंने क्या बताया था? दोनों लिखोगे आप, एक तो 70S और एक 80S। यहां 70S जो पाया जा रहा है वो तो बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में पाया जा रहा है। जबकि जो 80S है वो RER पर, और एक बताए थे अपन ने साइटोसोलिक राइबोसोम, साइटोसोलिक राइबोसोम। ऐसे राइबोसोम जो कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों राइबोसोम किस प्रकार के हैं भी? 80S हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम बताओगे 70S, यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम दोनों प्रकार के 70S और 80S। ये तो अर्धस्वायत्त कोशिकांग में मौजूद है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग कौन से बताया था अपन ने? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। जबकि ये RER पर, अंतःपर्दवी जालिका पर जो मेन राइबोसोम जुड़े होते हैं राइबोफेरिन प्रोटीन के द्वारा, और साइटोसोलिक राइबोसोम, ये दोनों तरह से इसमें मौजूद है। अगला जो डिफरेंस बता रहा हूं मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में, जो DNA कल अपन जो आनुवांशिक पदार्थ बता रहे थे, यूकैरियोटिक कोशिका में DNA जो बताया जाता है डबल स्ट्रैंड बताया जाता है और कुंडलित DNA बोला जाता है। द्विरज्जु की कुंडलित संरचना होती है। DNA के कुंडलन के लिए यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन होता है हिस्टोन।
तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यहां तो बताओगे अब्सेंट प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और इसमें बताएंगे अपन प्रेजेंट। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या बताएंगे अभी अब्सेंट, और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या बताएंगे अपन प्रेजेंट, वहां ये पाया जाता है। और इसी की वजह से, हिस्टोन प्रोटीन की वजह से डीएनए कुंडलित रहता है। तो इसका मतलब इसमें जो डीएनए है वो कुंडलित नहीं होगा, डीएनए में कुंडलन नहीं पाया जाता, इसमें डीएनए में कुंडलन पाया जाता है। किसकी वजह से? हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होने से डीएनए में कुंडलन नहीं। और इसमें लिखेंगे कि डीएनए में कुंडलन पाया जाता है, कुंडलन पाया जाता है। अब एक अगर अपन बात कर लें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका कौन से तो जंतु प्रोकैरियोटिक हैं और कौन से यूकैरियोटिक हैं, तो प्रोकैरियोटिक सजीव की बात करें, प्रोकैरियोटिक सजीव की बात करें तो इसमें 3 नाम आएंगे भी। एक तो नाम आता है बैक्टीरिया, ध्यान रखना, एक नाम आता है, दूसरा जो बताया था मैंने सबसे छोटी जंतु कोशिका माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और एक नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। ये प्रोकैरियोटिक सजीव हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल। इसके अलावा जो भी नाम आएगा वो सब आंसर किस में दोगे भाई? यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक जीव में बात करें तो पादप, शैवाल कोशिका, कवक कोशिका, और इसके अलावा समस्त एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जंतु, समस्त एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु, ये सब के सब किस में सम्मिलित है भाई? यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय जंतु हैं, कईयों के दिमाग में ये रहता है कि एक कोशिकीय जंतु सारे प्रोकैरियोटिक हैं, बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों जो है ना, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल, तीनों भी एक कोशिकीय हैं, लेकिन इनकी कोशिका का प्रकार संगठन के आधार पर कौन सा है? प्रोकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक में अपन जो प्रोटोजोआ वर्ग पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम वगैरह अपन पढ़ते हैं, वो सबके सब एक कोशिकीय हैं, लेकिन कोशिका का संगठन है यूकैरियोटिक। और ऐसे कुछ शैवाल होते हैं, जैसे एक कोशिकीय अपन पढ़ते हैं एसिड बुलेरिया, जो सबसे बड़ी पादप कोशिका भी मानी जाती है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी पादप कोशिका पूछता है तो शैवाल का नाम आता है एसिड बुलेरिया। सबसे बड़ी जंतु कोशिका पूछी जाती है तो नाम आता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी जंतु कोशिका पूछी जाती है तो नाम आता है माइकोप्लाज्मा, सबसे सूक्ष्म जीव जो बोला जाता है। तो प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय जंतु हैं वो हैं तो एक कोशिकीय, लेकिन संगठन के आधार पर उनकी कोशिका है कौन सी? यूकैरियोटिक है। इसलिए मैंने ये लिख दिया है ताकि कंफ्यूज नहीं हो। समस्त एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतु, और इसमें 3 नाम आ गया, तो सीधे सीधे इस तरह से भी याद रख सकते हो कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल हैं प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक। ये है भाई प्रो, बाकी सब यू, ये है सारे। तो इस तरह से ये जो अपन ने बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के जो डिफरेंस देखा अपन ने, मेन बताया अपन ने कि कोशिका संगठन के आधार पर जो इनका डिफरेंस आ जाता है वो है अभी केंद्रक झिल्ली में पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अब्सेंट है तो केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य सेपरेट नहीं होते। यहाँ केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है तो दोनों सेपरेट हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग सारे इसमें नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें भी है और इसमें भी है, और इसमें 70S, इसमें दोनों प्रकार का बताया अपन ने। अर्धस्वायत्त कोशिका में 70S, RER पर साइटोसोलिक जो राइबोसोम है वो 80S। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है, इसलिए ये कुंडलित तो नहीं होता, ये कुंडलित होता है। इसमें ये 3 नाम आते हैं, बाकी सारे किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का जो डिफरेंस अपन ने देखा, अब इसी में क्योंकि ये लगभग सब जानते हैं फिर भी अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं
क्योंकि ये मैंने बता भी दिया सारा बोलकर जब अपन ने सेल को पढ़ा था। तो अगर पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डिफरेंस को अगर देखेंगे, अगर पादप कोशिका जंतु कोशिका के डिफरेंस को देखेंगे, बताओ सबसे पहली चीज कोशिका भित्ति, इसमें क्या बताएंगे अपन, प्रेजेंट, और इसमें बताएंगे अपन अब्सेंट। यही बताया था सबसे पहला डिफरेंस। सबसे पहले इसी को तो डिस्कस किया था अपन ने कि कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती। और कोशिका भित्ति दृढ़ है तो पादप कोशिका का जो आकार है वो कैसा होता है भाई, निश्चित होता है। अब वो चाहे आकार घनाकार है, गोलाकार है, कैसा भी है, जबकि इसका आकार कैसा है भी, अनिश्चित है, क्योंकि यहाँ सबसे भारी आवरण प्लाज्मा झिल्ली है जो कि लचीली होती है, तो इसका जंतु कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता। नंबर 3, पादप कोशिका में अपन ने बताया लवक, प्लास्टिड लवक यहाँ पाए जाते हैं, जैसे हरित लवक है, लेकिन जंतु कोशिका में लवक क्या है भाई, अब्सेंट है, नहीं पाए जाते। फिर एक तो लाइसोसोम, और एक सेंट्रोसोम। लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये दो कोशिकांग ऐसे हैं जो पादप कोशिका में अब्सेंट हैं, पादप कोशिका में अब्सेंट है, जबकि ये जो कोशिकांग है ना जंतु कोशिका में क्या है भाई, ये प्रेजेंट है, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम ये जो दोनों बताते हैं। अब पादप कोशिका पोषण के आधार पे कैसी है अभी, स्वपोषी, हरित लवक पाया जा रहा है ना, तो पादप कोशिका में पोषण के आधार पे बोलेंगे कि ये कैसी है भाई, स्वपोषी, जबकि जंतु कोशिका कैसी है भाई, परपोषी, क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं पाया जा रहा, इसलिए ये कैसी बोली जाती है, परपोषी। बाकी केंद्रक की संरचना में और गुणसूत्र जो स्थितीय, देखो गुणसूत्र संख्या अलग अलग मिलेगी, लेकिन गुणसूत्र का संगठन, आनुवांशिक जो डीएनए आरएनए, इन सबका संगठन पादप जंतु कोशिका दोनों में समान आता है। दोनों की दोनों कोशिका यूकेरियोटिक हैं, वो स्थिति, बस ये मेन जो कुछ डिफरेंस आ जाता है पादप और जंतु कोशिका के अंदर। अब कोशिका वाला चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। देखो कोशिका में क्या क्या प्रेजेंट है, कोशिका में क्या स्थिति है, वो सारा अपन ने देखा, कोशिका का संगठन अपन ने देखा। अगला जो चैप्टर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जस्ट इससे जोड़ते हुए, वो है कोशिका विभाजन। अगला जो चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन अपन स्टार्टिंग में बताया था, सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। जब सजीव के शरीर का निर्माण शुरू होता है, जैसे लैंगिक जनन की बात करें या हमारे जनन की बात करें, जंतुओं में नर में बनता है शुक्राणु, गुणसूत्रों का एक सेट, और मादा में जनन के दौरान बनता है अंडाणु, गुणसूत्रों का एक सेट। ये हो गई अगुणित कोशिका। इन दोनों के मिलने से जो पहली कोशिका बनती है उसे बोला जाता है युग्मनज, जो कि द्विगुणित कोशिका है। ये जो एक कोशिका बनी है 2n हो गई, द्विगुणित हो गई। इसमें एक गुणसूत्रों का सेट आया है माता से, एक गुणसूत्रों का सेट आया है पिता से। अब इस एक कोशिका में बारंबार विभाजन होगा, गुणन होगा, जिससे नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, भ्रूण का विकास होगा, शरीर का निर्माण होगा, शारीरिक अंगों का निर्माण होगा। तो अब जो भ्रूण का परिवर्तन होगा, जितना भी विभाजन होगा, तो नई कोशिकाएं बनेंगी। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, गुणन के लिए, भ्रूण के परिवर्तन के लिए, और दूसरा पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या सभी सजीवों में समान बनाए रखने के लिए कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन जो होता है वो दो प्रकार से बताया जाता है।
दो नाम देते हैं उसमें, समसूत्री और अर्धसूत्री। सीधे सीधे अपन ये पढ़ते हैं कि दो प्रकार का विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस। ये जो नाम है ना, एक्चुअल में जब कोशिका का विभाजन होता है, तो अब पहली चीज जो मैं बता रहा हूं कि पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि कोशिका का विभाजन होता क्यों है, कोशिका का विभाजन होता क्यों है। ठीक है, कोशिका विभाजन, देखो किसी भी कोशिका का नियंत्रण करता है केंद्रक। अपन ने पढ़ा था कोशिका का निदेशक मास्टर कोशिकांग। कोशिका में समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण एक निश्चित सीमा तक करता है। अगर कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ रही है, जीवद्रव्य उपापचय होकर कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ रही है, यानी जो कोशिका का आकार है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोशिका का विभाजन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि केंद्रक उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा। तो एक बोला जाता है कैरियोप्लाज्मिक सूचकांक, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कैसे निकाला जाता है कि केंद्रक द्रव्य का आयतन और अपन कोशिका द्रव्य का आयतन केंद्रक द्रव्य आयतन अपॉन कोशिका द्रव्य आयतन। अगर Ki इज लेस देन 1 तो कोशिका विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन होगा। तो ध्यान रखना, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मान अगर 1 से कम है तो कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन होगा। क्यों? इसका मतलब इसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। केंद्रक द्रव्य की तुलना में कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ा है, तो ऐसी स्थिति में कोशिका का विभाजन होना आवश्यक होता है। तो एक तो सीधा क्वेश्चन यही आ जाता है, कोशिका विभाजन Ki के किस मान पर होता है, जब Ki का मान 1 से क्या होता है, कम होता है। अगर Ki का मान 1 है या Ki का मान 1 से ज्यादा है, तब कोशिका का विभाजन नहीं होगा, क्योंकि केंद्रक द्रव्य का अनुपात और कोशिका द्रव्य का अनुपात अभी नियत है। ये स्थिति तब होती है तब कोशिका का विभाजन होता है। अब इसको सीधी भाषा में समझें, कोशिका का नियंत्रण केंद्रक कर रहा है, वो एक निश्चित सीमा तक कर पाता है। अगर कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ रही है तो फिर कोशिका का विभाजन आवश्यक हो जाता है। अब अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, अगर कोशिका का विभाजन होगा तो पहले विभाजन किसका होगा, केंद्रक का होगा या कोशिका द्रव्य का? तो पहले विभाजन होता है केंद्रक का, फिर बाद में होता है कोशिका द्रव्य का। अब इसको सीधे सीधे समझो भाई, एक परिवार को मुखिया चलाता है। अब कोशिका का मुखिया कौन हो गया, केंद्रक हो गया। एक परिवार को मुखिया चलाता है, परिवार बड़ा होता जा रहा है, तो उस मुखिया के कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो अब क्या डिसीजन लिया जाता है कि भाई इस परिवार में और जिम्मेदारी किसी को दिया जाए, नया परिवार तैयार करो। नया परिवार तैयार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उस एक बड़े को वो पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब नया परिवार तैयार करेंगे तो पहले बताओ मुखिया बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब कोशिका का आकार बढ़ रहा है, यानी परिवार बढ़ रहा है कोशिका का, तो उसका विभाजन है तो पहले तो मुखिया का ही होगा ना। तो पहले विभाजन किसका होता है, केंद्रक का। पहले विभाजन होता है केंद्रक का, फिर होता है कोशिका द्रव्य का। तो कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन में दो चीज हो गई। कोशिका विभाजन में दो चीज हो गई, दो स्टेप में होता है। एक तो हो गया केंद्रक विभाजन, ठीक है, और दूसरा हो गया कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका विभाजन दो स्टेप में होगा, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन दो स्थिति में होगा। अब केंद्रक विभाजन एक्चुअल में होता किसका है, केंद्रक में मौजूद गुणसूत्र। तो केंद्रक विभाजन जो होता है एक्चुअल में किसका होता है भी, गुणसूत्रों का विभाजन होता है। और ये गुणसूत्रों का विभाजन दो प्रकार से बताया जाता है। अगर एक जो मात्र केंद्रक है, मदर न्यूक्लियाई जो है,
उससे जब डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, दो पुत्री केंद्रक बन रहे हैं, यानी केंद्रक विभाजन होगा तो दो केंद्रक बनेंगे। अगर दोनों पुत्री केंद्रक में डॉटर न्यूक्लियाई में गुणसूत्रों की संख्या मदर न्यूक्लियाई मात्र केंद्रक के समान बनी रहती है तो वो विभाजन बोला जाता है समसूत्री। और अगर जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनी उनमें गुणसूत्रों की संख्या मदर न्यूक्लियाई मात्र केंद्रक से आधी हो जाती है तो वो बोला जाता है अर्धसूत्री। तो पहला विभाजन किसका होता है? केंद्रक का यानी गुणसूत्रों का। बाद में विभाजन होता है कोशिका द्रव्य का। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन जो होता है, पहले विभाजन किसका हो रहा है? केंद्रक का, और फिर विभाजन किसका हो रहा है? कोशिका द्रव्य का। अब ये जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी एक केंद्रक विभाजन से दो पुत्री केंद्रक बन जाएंगे। जैसे हर कोशिका में 2n है, अपन ने 2n लिख लिया, समसूत्री लिख दिया। अगर केंद्रक में विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या समान बनी हुई है तो बताओ ये समसूत्री हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि दो पुत्री केंद्रक में गुणसूत्र मात्र केंद्रक के समान आ रहे हैं। और अगर इन गुणसूत्रों की संख्या इस प्रकार से लिख दूं मैं, अगर इन गुणसूत्रों की संख्या पुत्री केंद्रक में मैं इस प्रकार से लिख दूं, अब बताओ कौन सा हुआ? ये अर्धसूत्री। तो केंद्रक में विभाजन होगा, उससे दो पुत्री केंद्रक बनेंगे। दोनों पुत्री केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या समान है मात्र केंद्रक के, तब तो हो गया वो कौन सा भी? समसूत्री। और अगर आधी हो गई तो कौन सा हो गया? अर्धसूत्री। तो अब मैंने ये दिखा दिया कि भाई समसूत्री हो रहा है, एक तरह से समझो। ये कोशिका में केंद्र का विभाजन हो गया। अब विभाजन होगा इस कोशिका द्रव्य का। अब ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होगा तो फिर एक से दो नई कोशिका बन जाएंगे। अभी एक ही कोशिका में दो केंद्रक बटे, अब होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन दो विधि है, पादप और जंतु कोशिका में अलग अलग। जितने भी ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है वहां पर कोशिकीय या खासतौर से अंतःपर्दवी जालिका के जमाव से, फ्रेगमोप्लास्ट जिनको बोला जाता है, अंतःपर्दवी जालिका के जो टूटे खंड होते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, उनके जमाव से मध्य पटलिका बनती है। जो अपने कोशिका भित्ति में पढ़ाया था, कोशिका भित्ति जब बनती है तो सबसे पहले बनती है मध्य पटलिका, तो इसको बोला जाता है मध्य पटलिका विधि। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका द्रव्यवधन की कौन सी विधि? पटलिका विधि, सेल प्लेट मेथड। और ये जो पटलिका बनती है वो मध्य पटलिका बनती है जो कोशिका भित्ति में रूपांतरित होगी। ये विभाजन कोशिका द्रव्य का किस में होता है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका का सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली है जो कि लचीली है, वो दोनों सिरों से खांच बनाती है, अंतर्वलित होकर खांच बनाती है। और ये जो खांच है आगे बढ़ेगी और दोनों तरफ से कोशिका को अलग अलग कर देगी। आगे बढ़ते हुए दो अलग अलग कोशिका बन जाएगी। इसी बोलते हैं कोशिका खांच विधि, सेल फ्यूरो मेथड। तो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है पटलिका विधि से। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है सेल फ्यूरो मेथड या विदलन विधि से जो बोला जाता है। तो इस तरह से दो जो पढ़ेंगे अपन, इनको मैं अलग नोट कराऊंगा। फिलहाल मैंने केवल जो बताया कि कोशिका विभाजन दो स्टेप में होता है, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। अब मैंने यहाँ 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक तो ये कि कोशिका का विभाजन होता क्यों है, तो उसके लिए मैंने ये बताया कि जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स दिया जाता है, केंद्रक द्रव्य का आयतन बटे में कोशिका द्रव्य का आयतन, इन दोनों का अनुपात अगर 1 से कम है तो कोशिका में विभाजन होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य के अनुपात की तुलना में कम रह गया है। और कोशिका का विभाजन 2 स्टेप में होता है, पहले केंद्रक विभाजन फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक में विभाजन होता है गुणसूत्रों का, जो 2 प्रकार से होता है। समान गुणसूत्र बने रहना, गुणसूत्रों की संख्या आधे हो जाना, उसके आधार पे 2 नाम देते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। और उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन पादप कोशिका में पटलिका विधि और जंतु कोशिका में कोशिका विदलन विधि या खांच विधि, ये बोला जाता है सेल फ्यूरो मेथड। हम जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तो परिचय अपन ने बता दिया। अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कोशिका विभाजन शुरू में, तो उसमें मैं बता रहा हूं कोशिका चक्र, सेल साइकिल, कोशिका चक्र, सेल साइकिल। और ये कोशिका चक्र क्या है? कोशिका विभाजन के दौरान होने वाले सारे परिवर्तन, जितना जो घटनाएं उसमें घटित होती हैं उनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन
के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान घटित होने वाली, कोशिका विभाजन के दौरान घटित होने वाली समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहा जाता है, कोशिका चक्र कहा जाता है। ये बोलते हैं भाई सेल साइकिल। यानी कोशिका विभाजन जो होगा उसमें सारी घटनाएं जो होती हैं उनको सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, एक बार देखो। यानी जो मैंने डायग्राम लिखा है, सेल साइकिल, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन के दौरान होने वाली घटनाएं। इसमें देखो 4 वर्ड लिखे हुए हैं, G1, S, G2 और M। कितने वर्ड लिखे हैं भाई? 4। G1, S, G2 और M। यहाँ जो G1 है ना, G1 है भाई, ये इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज फर्स्ट, ग्रोथ फेज फर्स्ट, या कहते हैं कि प्रथम वृद्धि काल। कोशिका चक्र की प्रथम प्रावस्था है ये जो जीवन है, कोशिका चक्र की प्रथम प्रावस्था जीवन जो होता है। और इस दौरान होता क्या है, हाँ एक चीज और, अब देख जैसे इसमें डायग्राम में अपन देख रहे हैं, पूरा जो कोशिका चक्र है ना उसमें सबसे ज्यादा समय इसी में लगता है। कौन सी प्रावस्था में? जीवन में। जीवन प्रावस्था में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो मैं एरो से इस तरह से दिखा देता हूं कि किस तरह से चलेगी। जैसे यहां से समझ लो कि जीवन प्रावस्था प्रारंभ हुई, क्या तक सबसे ज्यादा समय इसमें लगता है। उसके बाद में कौन सी प्रावस्था आती है? एस प्रावस्था। उसके बाद में आती है G2 प्रावस्था, और फिर है विभाजन प्रावस्था। अब ये जो कोशिका चक्र बताया मैंने, एक बार बताओ, कोशिका चक्र, सेल साइकिल। तो इस कोशिका चक्र के लिए अपन ने क्या लिखवाया था? कोशिका चक्र के लिए अपन ने लिखवाया था कि कोशिका विभाजन के दौरान घटित होने वाली समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहा जाता है। और इसे निम्न 2 भागों में बांटते हैं, इसे निम्न 2 भागों में बांटते हैं। अब वो 2 भाग कौन से हैं? देखो, एक तो है भाई अंतरावस्था, अंतरावस्था जिसको बोला जाता है इंटरफेज। क्या बोलते हैं भाई? अंतरावस्था, इंटरफेज। और दूसरा बोला जाता है विभाजन प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था, माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। तो अंतरावस्था और विभाजन प्रावस्था। अंतरावस्था जो नाम दिया जाता है, वो जो अंतरावस्था है ना, उस अंतरावस्था को बोला जाता है कोशिका विभाजन के पूर्व की तैयारी। कोशिका के विभाजन में जो भी चीजें होंगी उनकी पूर्व की तैयारी। जैसे भाई अपने कोई भी घर में फंक्शन है, शादी है, स्वामणी का प्रोग्राम है, या कोई भी जैसे बोलते हैं भाई बच्चे के जन्मोत्सव का प्रोग्राम है, तो हम उस प्रोग्राम से पहले उसकी क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। और तैयारी का मतलब अपना पूरा शेड्यूल बनाते हैं। तो अब कोशिका में विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन में जो जो भी पदार्थ चाहिए, कोशिका विभाजन के दौरान जितने भी ऊर्जा, एंजाइम वगैरह चाहिए, उन सबको उनकी सबकी पहले निर्माण होगा ना, तभी तो वो काम आएंगे उसमें सब में, विभाजन में। तो ये जो सारा काम होता है उसको बोला जाता है विश्राम अवस्था। तो ये है विभाजन के पूर्व की तैयारी। और कोशिका चक्र जो अपन बता रहे हैं, कोशिका चक्र का 95% समय इसी के अंदर जाता है। किसमें? अंतरावस्था में, विभाजन के पूर्व की तैयारी में। तो अंतरावस्था अपन क्या कहेंगे भी, मैं यहां बता रहा हूं कि अंतरावस्था जो है कोशिका विभाजन के पूर्व की तैयारी है।
अंतरावस्था कोशिका विभाजन के पूर्व की तैयारी है और कोशिका विभाजन का 95% समय इसी में लगता है। अरे भाई अपने घर में शादी का प्रोग्राम है, अब शादी का प्रोग्राम है तो बताओ तैयारी तो अपन 3 महीने पहले शुरू कर देते हैं। 3 महीने से अपन आज ये चीज़ होनी है, ये चीज़ होनी है, हलवाई का ऑर्डर दिया, गहने का ऑर्डर दिया, कपड़े की शॉपिंग दो, सब ज़्यादा समय तो उसी में जाता है और शादी 3 दिन में ख़त्म। हुआ कि नहीं हुआ? तो समय किस में ज़्यादा लगा? तैयारी में। होने में तो टाइम क्या लगा? तो कोशिका का जब विभाजन हो रहा है तो विभाजन के पूर्व की तैयारी कौन है? अंतरावस्था। कोशिका विभाजन का 95% समय इसी में लगता है। किस में? इंटरफेज के अंदर। और इस अंतरावस्था की 3 प्रावस्था होती हैं। इसमें 3 प्रावस्था होती हैं। 3 प्रावस्था होती हैं और वो 3 प्रावस्था कौन सी हैं अभी? पहला तो है जीवन, दूसरा है एस फेज और तीसरा है G2 फेज। ये है इसमें G1, S और G2 फेज। ये जो तीनों चीज हो रही है घटित वो तो है इंटरफेज और उसके बाद में क्या होता है? विभाजन प्रावस्था। अब देखो डायग्राम में ये जो पूरा सेल साइकिल है इसमें यहां से लेकर और यहां से लेकर यहां तक पूरा बताओ क्या हुआ? इंटरफेज। ये हुआ इंटरफेज, विभाजन के पूर्व की तैयारी। तो बताओ ज्यादातर समय तो इसी में निकल गया ना, जो ज्यादातर समय वो तो इसी में व्यतीत हो गया। पूरा सेल साइकिल का जो अपन ने लिखा उसमें सेल साइकिल का 95% समय तो इसी में व्यतीत हो गया। और ये जो समय हुआ देख लो, ये जो समय है वो कौन सा विभाजन है अभी? वो अपन ने लिखा है M। तो यहां तक तो ये आ गया ये वाला अंतरावस्था और ये जो है वो फिर ये जो टाइम हो गया वो है विभाजन प्रावस्था। ये है विभाजन प्रावस्था, माइटोटिक फेज। अब ये जो मैंने बताया इंटरफेज, विभाजन के पूर्व की तैयारी, इसमें 95% समय लग रहा है और इसमें 3 फेज हैं, G1 है, S है और G2। तो 3, ये जो 3 मैं लिखना चाह रहा हूं, पहले जो अपन बात करेंगे तो ये इस बाद में समय किसका हो गया? विभाजन प्रावस्था का। अब एक बार आपस से देखो, मैंने बताया कोशिका चक्र, सेल साइकिल, कोशिका विभाजन के दौरान घटित होने वाली समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, अंतरावस्था और विभाजन प्रावस्था, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो है वो है कोशिका विभाजन के पूर्व की तैयारी। कोशिका विभाजन का 95% समय इसी में लगता है और इसमें 3 प्रावस्था होती है, एक तो G1, एक S और एक G2 फेज। ये 3 इसमें होती हैं। और फिर दूसरी कौन सी बता रहे हैं अपन? विभाजन प्रावस्था। अब ये जो इंटरफेज है पहले जो मैंने बताया जो 95% समय हो रहे हैं, इस इंटरफेज की प्रावस्था जो अपन ने बताई वो अपन ने बताई 3। सबसे पहली कौन सी बताई अभी? G1 फेज। अब ये जो 3 बताया अपन ने बताया, इंटरफेज सबसे ज्यादा समय लग रहा है 95% समय, इनमें भी सबसे ज्यादा किस में लग रहा है? G1 फेज में। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये जो है ना, ये इंटरफेज की G1 जो है वो इंटरफेज की सबसे लंबी प्रावस्था है। G1 इंटरफेज की सबसे लंबी प्रावस्था है, यानी इंटरफेज में भी जो 3 है उनमें सबसे लंबी कौन सी है भाई? G1 फेज है, प्रथम वर्दी काल जो अपन बोल रहे हैं। अब इस दौरान होता क्या है? आनुवांशिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं,
आनुवांशिक पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं। तो ध्यान रखना, डीएनए में जीवन फेज के दौरान डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नंबर 2, इस दौरान होता क्या है फिर, विभिन्न प्रोटीन जो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, विभिन्न प्रोटीन और एमिनो अम्ल, क्योंकि ये एमिनो अम्ल ही तो प्रोटीन बनाएंगे, विभिन्न प्रोटीन, एमिनो अम्ल व एटीपी का निर्माण प्रारंभ होता है, क्योंकि एटीपी ऊर्जा के रूप में, और ये प्रोटीन, एमिनो अम्ल, ये सारे जो काम आएंगे। इसके अलावा विभिन्न आरएनए, विभिन्न प्रकार के आरएनए। अब आरएनए अपन 3 प्रकार से बताते हैं भाई। कौन कौन सा बताते हैं बताओ विभिन्न प्रकार के आरएनए में? एक तो बताते हैं मैसेंजर आरएनए, एक बताते हैं अपन ट्रांसफर आरएनए, और एक बताते हैं अपन राइबोसोमल आरएनए का निर्माण। ये इसमें हो रहा है। तो जीवन फेज के दौरान क्या क्या हो रहा है अभी? ये इंटरफेज की सबसे लंबी प्रावस्था है। आनुवांशिक पदार्थ के संगठन में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ये जो पदार्थ चाहिए अपने को, एंजाइम वगैरह जो चाहिए, उसके लिए प्रोटीन जो सारा है वो निर्माण होता है जीवन फेज के अंदर। और ये क्योंकि इसमें सारे पदार्थों का निर्माण हो रहा है, उसी आधार पे ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है इंटरफेज के अंदर भी। कौन सी? जीवन प्रावस्था। उसके बाद में इंटरफेज के बाद में जो दूसरी बोली, जीवन प्रावस्था के बाद में दूसरी जो बोली जाती है वो बोली जाती है एस फेज, सिंथेसिस फेज, संश्लेषण प्रावस्था। संश्लेषण प्रावस्था। अब जैसे नाम से आ रहा है एस फेज, संश्लेषण प्रावस्था, मूल डीएनए के टेम्पलेट पर, यानी केंद्रक में जो मूल डीएनए है ना, मूल डीएनए के टेम्पलेट। अब टेम्पलेट का मतलब डीएनए की जो दोनों रज्जु हैं उन्हीं के ऊपर सेम प्रकार से, वो रज्जु बोलेंगे टेम्पलेट अपन। मूल डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए की प्रतिकृति होती है, और प्रतिकृति सामान्य भाषा में अपन बोल सकते हैं कॉपी, फोटोकॉपी, यानी मूल डीएनए के समान नए डीएनए का निर्माण। मूल डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए की प्रतिकृति होती है। तो इस आधार पर ये संश्लेषण प्रावस्था देते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए निर्माण हो रहा है। और वो डीएनए निर्माण कैसे हो रहा है? जो मूल डीएनए केंद्रक में मौजूद है उसका द्विगुणन हो रहा है। डीएनए के भाई उसी के समान और डीएनए बन गया तो द्विगुणन हो गया क्या? हो गया कि नहीं हो गया? तो डीएनए के द्विगुणन से मात्रा दुगनी हो जाती है, मात्रा दुगनी हो जाती है, मात्रा दुगनी हो जाती है। और दुगनी से मतलब या मैं क्या बताऊंगा, इस तरह से कह सकता हूं कि 2n है तो क्या हो जाता है 4n। मात्रा दुगनी हो जाती है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, लेकिन गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। डीएनए की मात्रा तो दुगनी हो गई, 2n से 4n हो गई, क्योंकि मूल डीएनए के ऊपर डीएनए की प्रतिकृति बन गई, लेकिन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये ध्यान रखना कि अपने जैसे 2n अपने 46 गुणसूत्र हैं तो इसमें 94 हो गए। गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन का मतलब है गुणसूत्रों का विभाजन। अभी गुणसूत्रों का विभाजन नहीं हुआ है, केवल डीएनए की मात्रा दुगनी हुई है, डुप्लीकेशन हुआ है। 2n से क्या हो गया 4n, मूल डीएनए के समान नया डीएनए बन गया, लेकिन गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसी के साथ में एक और चीज है, कोशिका द्रव्य में जो सेंट्रियोल है, अपन ने बताया था केंद्रक झिल्ली के पास सेंट्रियोल जो पाया जाता है का द्विगुणन होता है। सेंट्रोल का द्विगुणन होता है,
सेंट्रियोल का द्विगुणन होता है। ये विपरीत ध्रुव बनेगा, सेंट्रियोल जो है विपरीत ध्रुव के रूप में काम करेगा, दो तारक केंद्र बनेंगे, ये जो युग्म है वो दोनों सिरों पर जाएंगे, वहीं से फिर एस्टर निर्माण होगा, तरकु तंतु का निर्माण होगा, सेंट्रियोल का द्विगुणन होता है। अब एस प्रावस्था को छुपी हुई प्रावस्था भी बोलते हैं, हिडन फेज, छुपी हुई प्रावस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिकृति के गुणसूत्र दिखाई नहीं देते। अभी अपन ने बताया मूल डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए की प्रतिकृति हो जाती है, लेकिन प्रतिकृति के गुणसूत्र दिखाई नहीं देते, क्योंकि इसमें प्रतिकृति के गुणसूत्र दिखाई नहीं देते, और इस आधार पे इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, छुपी हुई प्रावस्था, हिडन फेज इसको बोला जाता है। मूल डीएनए के टेम्पलेट पर नया डीएनए बन गया, 2n से 4n, डीएनए की मात्रा दुगनी हो गई, गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रतिकृति के गुणसूत्र दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए बोलते हैं हिडन फेज। और इसमें सेंट्रियोल का द्विगुणन वो भी अपन ने बताया एस फेज के अंदर। अब एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट आता है, चेक पॉइंट, नियंत्रण बिंदु। चेक पॉइंट आता है या निर्धारक बिंदु। चेक पॉइंट क्या है? देखो, कोशिका में विभाजन जब होता है तो कोशिका चक्र जो अपन बता रहे हैं, जिसमें अपन ने बताया पहले इंटरफेज और फिर विभाजन प्रावस्था। इंटरफेज में सबसे पहला होता है जीवन, उसके बाद में एस फेज। जीवन के अंदर जो मेनली जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, अभी जितने भी एंजाइम, प्रोटीन वगैरह, एटीपी वगैरह, इनका संश्लेषण हो रहा है। यदि कोई कोशिका जीवन से एस फेज में प्रवेश कर जाती है तो कोशिका विभाजन निश्चित है। अगर एक बार कोशिका जीवन से एस फेज में प्रवेश कर गई तो अब तो डीएनए का द्विगुणन होगा और कोशिका विभाजन क्या है भी निश्चित है। तो ये पारक्रमिक बिंदु भी बोलते हैं इसको, प्राक्रमण बिंदु, और नियंत्रण बिंदु, चेक पॉइंट इसको बोला जाता है। तो अगर आए कोशिका विभाजन का चेक पॉइंट क्या है तो क्या बताओगे? जीवन से एस फेज में प्रवेश। अगर जीवन से एस फेज में कोशिका प्रवेश कर गई तो उसका विभाजन निश्चित होगा। कई कोशिकाएं जीवन से जी0 फेज में जाती हैं। यदि जीवन से जी0 फेज, तो कोशिका में विभाजन नहीं होगा, कोशिका में विभाजन नहीं होगा। अगर कोशिका जीवन से 0 फेज में चली गई तो कोशिका में विभाजन नहीं होगा। अब कोशिका की आवश्यकता के अनुसार ये 0 फेज ये प्रावस्था वापस आ जाती है। तो कोशिका में विभाजन तभी होगा जब कोशिका जीवन से किस में जाएगी? एस फेज में जाएगी। अगर जीवन से जी0 फेज में जा रही है तो कोशिका में विभाजन नहीं होगा। हमारी तंत्रिका कोशिका हमेशा जी0 फेज में रहती हैं, न्यूरॉन सेल जो होती हैं, तो तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं पाया जाता। न्यूरॉन सेल्स हमेशा जी0 फेज में रहती हैं, जी0 फेज में रहती हैं। ये अपन ने बताया कोशिका इंटरफेज की दूसरी प्रावस्था एस प्रावस्था, पहली जीवन फिर एस प्रावस्था। और उसके बाद में बता रहा हूं मैं तीसरी जो स्टेप है वो है भाई जी2 फेज। और जी2 फेज में सेंट्रियोल का द्विगुणन पूर्ण हो जाता है, सेंट्रियोल का द्विगुणन पूर्ण।
और आरएनए व एटीपी संश्लेषण पूर्ण हो जाता है। कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। कोशिका विभाजन के लिए क्या हो जाती है भाई? तैयार हो जाती है। ये ध्यान रखना। जीवन फेज में एक पॉइंट अपन और ध्यान रखेंगे, कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाती है। इंटरफेज की सबसे लंबी प्रावस्था, कोशिका का आकार बढ़ जाता है, कोशिका आकार सर्वाधिक और उपापचयी रूप से सक्रिय है। उपापचयी रूप से सक्रिय है। तो ध्यान रखना, कोशिका का आकार सर्वाधिक कौन सी प्रावस्था में है? जीवन फेज के अंदर है। वही तो बताया अपन ने, कोशिका आकार सर्वाधिक का मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स 1 से कम आ गया, <1, तब कोशिका विभाजन आवश्यक हो जाता है। वो ये सारी जो चीजें अपन ने बताई। तो अभी जो अपन ने बताया, इंटरफेज की 3 प्रावस्था बताई है मैंने, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं इसको। इंटरफेज की 3 प्रावस्था बताई है। पहली बताई अपन ने जीवन। अब मैं इसको एक बार डायग्राम से ले लेता हूं पूरा। ध्यान दो, अपन ने सेल साइकिल में बताया था यहां से यहां तक पूरा है इंटरफेज। इंटरफेज की पहली प्रावस्था बताइए जीवन। इंटरफेज है कोशिका विभाजन के पूर्व की तैयारी। जीवन में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो इंटरफेज की जो तीनों प्रावस्थाएं हैं उनको समय के अनुसार अपन ये लिख सकते हैं, जीवन ग्रेटर देन एस और ग्रेटर देन G2। और ये तो अपन इसमें देख भी रहे हैं डायग्राम में, समय के अनुसार ये स्थिति हो गई। जीवन के अंदर कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, सबसे बड़ा आकार रहता है। इसमें आरएनए का निर्माण शुरू होता है, एटीपी का निर्माण शुरू होता है, एंजाइम का निर्माण शुरू होता है। डीएनए के या आनुवांशिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। एस फेज में डीएनए का द्विगुणन, मेन जो क्रिया यहाँ पर होती है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण, ये पॉइंट भी एक भूल गए थे अपन। एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण वो एस फेज में होगा। तो यहां तो मेनली अगर अपन डायग्राम से ले लें तो जीवन के अंदर देखो, जीवन में जो मेन हो रहा है विभिन्न आरएनए, एंजाइम, एटीपी संश्लेषण, ठीक है। और एस जो एस फेज है, अगर बात करें अपन एस फेज की, एस फेज में हो रहा है डीएनए का द्विगुणन। डीएनए का द्विगुणन मेन चीज हो रही है, 2n से 4n, लेकिन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। और प्रतिकृति के डीएनए की जो प्रतिकृति भी, लेकिन वो दिखाई नहीं देते गुणसूत्र, तो इस आधार पे इसको हिडन फेज भी बोला जाता है। और G2 फेज में जो मेन होता है वो है कि कोशिका विभाजन के लिए क्या हो जाती है अभी? तैयार हो जाती है। कोशिका विभाजन के लिए तैयार, वो G2 फेज के अंदर। उसके बाद में जैसे ये कंप्लीट होता है, अब होती है विभाजन प्रावस्था, और विभाजन प्रावस्था में गुणसूत्रों का विभाजन होता है। और उसके आधार पे अपन कोशिका का विभाजन बोलते हैं 2 प्रकार से, एक तो समसूत्री और एक अर्धसूत्री। तो यहाँ कोशिका चक्र का मेन इंटरफेज मैंने बताया। अब पढ़ेंगे अपन विभाजन कोशिका का, जिसमें केंद्रक विभाजन, कोशिका विभाजन दोनों आएंगे। केंद्रक विभाजन पहले और फिर कोशिका विभाजन बाद में। ठीक है भाई, बाकी डिस्कस अगली क्लास में।